धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फैक्ट वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, कल हरियाणा विधानसभा चुनाव की गिनती है। लगभग जो खबरों के हिसाब से या सामाजिक माहौल के हिसाब से देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनना तय है। और इसके बाद बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियां अलग अलग रूप में आपके सामने आ रही हैं। ये सबके सामने आ रही हैं कि पैरोल बंद हो जाएगी, डेरा क्या करेगा, बीजेपी ने तो बड़ी सहूलियत दे रखी थी, कांग्रेस तो भाई कुछ नहीं करने देगी। ये सब चल रहा है। इन सब के बीच एक खबर और है। वो खबर ये कि हरियाणा के हिसार के आसपास के शायद एक गांव में कोई मजदूर था, वो 60 फीट गहरे खड्डे में गिर गया। मिट्टी दब गई अंदर, कुछ भी हुआ। तो 3 दिन हो गए इस घटना को। शायद आज चौथा दिन पूरा हो गया है या तीसरा दिन पूरा हो गया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं भी शायद मौत हो गई होगी इस मजदूर की, लेकिन क्योंकि उसका शव भी बरामद नहीं हुआ है और कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें ग्रीनेस के करीब करीब 200, 150, 250 अलग अलग गिनती है। ये सेवादार लगे हुए थे, लेकिन जितना वो करते हैं तो कई बार मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी दोबारा फिर गिर जाती है। तो कई बार सेवादार भी उसमें फंसते फंसते बचे। मतलब कुछ भी कह लो, भी अभी वो कामयाबी नहीं मिली। इससे पहले आपको याद हो, पंजाब के अंदर एक बोरवेल में फतेहवीर नाम का एक बच्चा गिर गया था बोरवेल में, और एक जग्गा नाम का व्यक्ति था सुनाम के आसपास गांव में। उसने कोशिश बहुत की थी, लेकिन बाद में वो बच्चा मर चुका था और उसको बाहर निकाला गया और तरीके से। तो ये 2 घटनाएं ऐसी हैं कि जो हमें एहसास कराती है भी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स, क्या इसकी ताकत खत्म हो गई या फिर क्या हुआ ऐसा भी कि ग्रीनेस के प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो रहे। जो आशीर्वाद था शासक नाम सिंह जी महाराज का छाती पे, कमर पे, टोपी पे, सिर पे, वो सब कहाँ उड़ गया? क्यों ग्रीनेस अपने मकसद में कामयाब अब नहीं हो पाती? और पहली बात तो एक्टिव ही बहुत कम है, लेकिन है तो कामयाब नहीं हो पा रही। इस सब का तो सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है कि सरकार बदलेगी या नहीं बदलेगी, इससे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन बात वहीं घूम के वापस लाते हैं भी सरकार बदल रही है, उम्मीद है, और इसके बाद पैरोल होगी या नहीं होगी। इस सब के साथ जो इन दिनों डेरे से आदेश जारी हो रहे हैं, ये अपने आप में आपको सोचने की ज़रूरत है। ये आदेश क्या है कि 8 तारीख तक, मतलब कल तक, कोई नाम चर्चा ना करने का ऑर्डर था। क्यों? मीटिंग हो रही है जगह जगह। हमारी जानकारी के मुताबिक कल बनोड़ में, पटियाला में, आज सिरसा में, कई जगह हिसार में, और कैथल, नरवाना, कलायत, जींद, ये अलग अलग जगहों पे मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। मीटिंग में क्या चर्चा हो रही है वो हम आपको बाद में समझाएं, लेकिन नाम चर्चा 8 तारीख तक नहीं करनी है। नाम चर्चा का फल तो 3000 दिन का या घंटे का सुमरण था ना। तो नाम चर्चा तो बंद नहीं करी किसी सरकार ने, तो फिर ये नाम चर्चा क्यों नहीं करनी है? असल में चुनाव होने के बाद बहुत सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं, बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं, और ये समीकरण मैनेजमेंट की तरफ से भी बदल गए हैं। बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, ना आपको समझ आ रही होंगी ना किसी और को।
भी किस रूप में ये चीज़ें चल रही थी, आगे कैसे चलेंगी। तो मैं कुछ चीज़ें आपके लिए आसान कर देता हूँ। असल में क्या है कि नेता को चाहिए कुर्सी, ध्यान से समझो, नेता को चाहिए कुर्सी। जब तक उसके पास कुर्सी नहीं है तब तक उसके सारे प्लान बेकार हैं। कुर्सी आ गई फिर प्लान और हिसाब से चलते हैं, नहीं आएगी तब और हिसाब से चलते हैं। आएगी इसका मतलब यह है कि जो वो काम करेगा उसमें पुलिस समय रहते सबूत नहीं जुटाएगी, लेकिन पुलिस को पता सब कुछ होता है। और अगर सत्ता में नहीं होगा तो पुलिस सबूत जुटा के सत्ताधारी को देगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रमोशन साधेगी कि भाई देखो जी, अपोजिशन का मंत्री या अपोजिशन का बंदा ये काम कर रहा है गलत, आपको हमने सूचना दे दी, आप राजनीति में बुनाओ, सत्ता में बैठे हो, हमें प्रमोशन दो। मतलब पता पुलिस को दोनों समय का ही होता है, लेकिन एक्शन मंत्री के ऊपर जो सत्ता में बैठा होता है उसके ऑर्डर पर निर्भर होता है। अब यहाँ समझो भी 2022 में फरवरी में पहली बार पैरोल फरलो दिखाई गई और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा फरवरी 2022 से अक्टूबर 2024, लगभग 2.5 साल मान के चलते हैं। इसके पहले जाओ तो 2021 में 2024 अक्टूबर 2020 से कह सकते हैं पैरोल का सिलसिला शुरू हुआ। हमें सारी घटनाक्रम को एक जगह जोड़ के ये समझें, दो पॉसिबिलिटी हैं हमारे सामने। हजूर पिताजी के भेष में बहरूपिया है, एक नहीं है, कई लोग ये किरदार प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो लोग कई हैं और उसमें कईयों के ऊपर हमें डाउट भी है, वो हमने आपको पहले बता रखा है। अब या तो इस नकली वाले की सहमति टॉप लेवल से, मतलब प्रधानमंत्री के लेवल से थी या नहीं थी, या प्रधानमंत्री या अमित शाह के लेवल पे ये रिक्वायरमेंट थी भी किसी भी हाल में हरियाणा का इलेक्शन जीतना है, या उत्तर भारत में जो हमारी छवि एंटी इनकम्बेंसी है वो कमज़ोर हो रही है, उसको दोबारा से खड़ा किया जाए। तो 2022 से ये मूवमेंट एक्टिव हुई है, उससे पहले से थी, मतलब टॉप लेवल की रिक्वायरमेंट है। अब उस लेवल पे क्या ये जानकारी थी भी हजूर पिताजी बीजेपी के अनुसार नहीं चलेंगे या चलेंगे, या वहाँ ये एश्योरेंस दिया गया भी हम चलवा लेंगे या नहीं चलवाएंगे। मतलब जब टॉप से रिक्वायरमेंट आ गई तो क्या हुआ होगा, प्रधानमंत्री बैठ के तो मॉनिटर नहीं कर रहा होगा कुछ, तो उसने किसी अफसर की ड्यूटी लगाई होगी भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, या किसी पार्टी वाले मेन बंदे की ड्यूटी लगाई हुई होगी भी कोई नहीं, सरकार को हम अपने हिसाब से देख लेंगे। आगे कौन सा सरकार 100% कानून मानती है। चलो अब मसला यहाँ भी, या तो इस नकली को बनाने में भाजपा हाईकमांड की सहमति थी या नहीं थी, लेकिन ये सहमति जरूर थी भी इलेक्शन किसी भी कीमत पे जिताया जाए 2024 का, उसके हिसाब से ये सिचुएशन बनी। अब क्योंकि डेरा की मैनेजमेंट ये अच्छे से जानती थी कि हजूर पिताजी को बीजेपी के पक्ष में झुकाया नहीं जा सकता, ऐसे में उन्होंने नकली का फॉर्मूला तैयार किया। अब क्योंकि रिक्वायरमेंट टॉप पे है तो अब नीचे वालों ने उसके अकॉर्डिंग अपने अपने प्लान बनाए। मान लो आरएसएस ने प्लान बनाया कि क्यों अब नकली वाला बन ही गया है तो क्यों ना इसके जरिए हिंदूवाद परोस दिया जाए, सिखों को छोटा दिखाया जाए। अकाली दल ने इसको सिख ध्रुवीकरण के रूप में इस्तेमाल किया, एसजीपीसी ने इसको अपनी साख बचाने के लिए इलेक्शन में देखो जी हम तो डेरा विरोधी हैं, हाई कोर्ट में भी खड़े होते हैं। अब क्योंकि जिनको इसका कोई फायदा नहीं होता था वो चुप हो गए, उनको पता था बंदा नकली है, क्या कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रहती सहती कसर हरियाणा इलेक्शन से पहले या लोकसभा इलेक्शन से पहले रंजीत मर्डर केस भी हल हो गया, एक तरह से बरी हो गए उसमें पिताजी। ये सारी चीज हो रही थी। अब इस सब में सारा सिस्टम इस रूप में काम कर रहा था भी नकली को लेके जितनी भी शिकायतें, जितनी भी अर्जियां लोकल थाने से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जितनी भी अर्जियां गई या राष्ट्रपति भवन तक गई, जितनी गई सभी अर्जियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी ने देखना भी मुनासिब नहीं समझा। सारे सबूत होने के बावजूद हाई कोर्ट का जज भी चुप है, सुप्रीम कोर्ट का जज भी चुप है, उनको कानून संविधान कुछ नहीं दिखता। मतलब रिक्वायरमेंट किसकी थी,
इलेक्शन जीतना रिक्वायरमेंट थी टॉप भाजपा हाईकमांड की, जो केंद्र सरकार में बैठी। अब नीचे वालों ने प्लान बनाया, किसी ने खालिस्तान लेवल पे प्लान बनाया भी मर्डर करवा देंगे, सेटिंग कराते हैं। आरएसएस ने बनाया हिंदूवाद फैला देंगे। अकाली दल ने बनाया सिख ध्रुवीकरण कर लेंगे, बंदी सिखों की मुद्दे उठाएंगे हम। एसजीपीसी ने उठाया भी हम अपने इलेक्शन के लिए अपने वोट साध लेंगे, सिखों को हम अपने अनुसार ढाल लेंगे विरोध करके। एडम ब्लॉक ने बनाया पैसा कमा लेंगे, हमारी जो साख गिरती जा रही है उसको दोबारा बचा लेंगे, संगत को अपने पीछे फिर से लगा लेंगे जो टूट रही है, क्योंकि उस टाइम तक जब तक नकली नहीं आया था संगत काफी हद तक टूट गई थी, अविश्वास की स्थिति बहुत आ गई थी। सब ने अपना अपना प्लान बनाया। प्रॉब्लम ये होगी कि अब ऊपर वाला प्लान हो गया फेल। मतलब इलेक्शन जीतने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट हो गई खत्म। अब कल अगर बीजेपी नहीं जीतती है तब ऊपर वाली मेन रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, अब रह गए नीचे वाले, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो भाजपा हरियाणा हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस तो बात अलग है अपोजिशन में है, जो मतलब भाजपा के सहयोगी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी भी ले। तो अब ये सभी लोग हैं, इनके पास दिन बचे 16। अब ये 16 दिन है पैरोल खत्म होने के। क्या जितने भी प्लान नीचे एक्टिव हुए, अब ऊपर से रिक्वायरमेंट कट गई, नीचे जितने भी प्लान एक्टिव हुए क्या ये प्लान बंद कर देने चाहिए या फिर इन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए 16 दिन बचे हैं। अब ये प्लान थे क्या क्या। जब से नकली वाला सिस्टम शुरू हुआ तब से हमारे फेसबुक पे, मैसेंजर पे हमें अलग अलग आईडियों से कुछ मैसेज आते थे। हमने कभी उस पर भरोसा नहीं किया, कौन भेजता था पता नहीं, ये कह सकते हैं हम बता नहीं सकते, कुछ ही समझ लीजिए। उसमें मैसेज आते थे भी एडम ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना विदेश भेज रहा है और बड़ी अमाउंट में ये पैसा विदेश जा रहा है। कैसे जा रहा है? हवाला कारोबार से। ये बड़े स्केल पे पैसा विदेश भेजा जा रहा है। तो अब एक लिखा, आज एक मैसेज आ कि विदेश में बैठे लोगों को इंडिया आने के लिए कहा गया। मैं इस पे आऊँगा, पहले मैं जहां आपको लाना चाह रहा हूँ वहाँ समझ लो भी। ये बहुत जगह से हमें ये मैसेज आए, डेरा बड़े स्केल पे पैसा विदेश भेज रहा है और ये पैसा दुबई और कनाडा में खास तौर पे जा रहा है। दुबई तक तो जा रहा है और कनाडा भी जा रहा है और अमेरिका में भी कुछ हद तक इसकी डीलिंग है। ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसका है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है और ये पैसा क्या संगत से ही आ रहा है या क्या हो रहा है। इस दौर में हमने देखा कि जो राम चर्चाएं हैं वो बड़ी लग्जरी हो गई, जो प्रसाद है वो बड़े लग्जरी हो गए। तो इस सब में क्या सिस्टम चला पता नहीं। अब क्योंकि जितने भी प्लान एक्टिव थे उन सब का एक इम्पोर्टेंट मोटिव ये था पैसा कमाना, और दूसरा था डेरे की साख बची कहाँ थी जिसको खत्म करना है। ये सारी चीज चल रही है। अब एक भाई ने लिखा, तो मेरे पास भी ये जानकारी है कि विदेशों से संगत को अचानक से सबको बरनावा आने के लिए बोला गया है। सबके अलग अलग देशों में हमने बात की तो अलग अलग जगह अलग अलग बहाने हैं। कहीं तो बोला गया है भी, पिताजी ने बोला है भी अब इतना हमने तुम्हारे लिए किया, तुम भी हमारे लिए कुछ करो, आओ हमारा बुलावा है। एक ही मैसेज। दूसरा कि भाई अगर आपके घर में किसी की मौत हो जाए तो क्या नहीं जाओगे? गुरु के बुलावे को मौत से तौल रहे हैं। तीसरा, गुरु का आदेश है भैया, फिर वो कहानी सुनाया करते हैं भी एक शादी कर रहा था, 3 फेरे लिए थे, 1 फेरा रह गया था, मतलब जो 4 फेरे वाली शादी होती है, 4था फेरा रह गया था लेकिन फिर भी गुरु के बुलावे पे चल दिया था। मतलब बड़े गिनती में एनआरआईज को अचानक से इंडिया आने के लिए बोला गया। इसमें कुछ खास देश हैं, मैं आपको नाम गिनाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया, दुबई,
अमेरिका, सिंगापुर, ये 4 देश ऐसे हैं जो विशेष तौर पे फोकस में हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करना, सबको बोला गया भी आओ, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आओ जी, बुलावा है, स्पेशल बुलाया है। किसी को बोला गया भी अचानक से गुरुजी को ख्याल आया, गुरुजी ने बुला लिया, अभी विदेश वालों को बुलाओ। आपको क्या लगता है ये सरल है, सिंपल है? यकीन मानो वहां पे अगर 500 बंदा भी आ गया ना, तो 500 बंदा अकोमोडेट करने की जगह नहीं है, तो ये रुड़ेंगे बंदे, जगह जगह होटलों में रुकेंगे, नहीं मिलेगा वो। मैं आपको लिख के दे रहा हूं आज। पहली बात तो ये हजारों की गिनती में लोग आएंगे, और कई जगहों से जानकारी है लोग वहां से फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं काफी जने, और ये उनको डेडलाइन दी गई है भी 10 तारीख तक सबने पहुंचना है। मतलब आज तारीख के 7, इमरजेंसी में टिकट खरीदी होगी तो 2-2.5 गुना महंगे रेट पे मिलेगी हुई। 10 तारीख तक की डेडलाइन है भी 10 तारीख तक पहुंचना है, और जो वहां के जिम्मेवार हैं उनको 1 दिन पहले पहुंचना है, मतलब 9 तारीख तक। ये मैसेज कल लगा था, आज नहीं है, कल कहें या परसों से कहें। और ये तुरंत आने का मतलब क्या है, हमने आपको पहले बताया था। अब यहाँ हम आपको ग्रीनेस को, इस कड़ी को ग्रीनेस से कैसे जोड़ते हैं। ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स एकमात्र ऐसा बैंक खाता है जिसमें डेरा की संगत अपना पैसा जमा कराती थी। 25 अगस्त 2017 के बाद इस खाते पे रेड पड़ी और पाया गया भी जो बलविंदर छायावान नाम का प्राणी है डेरे का जिम्मेवार, भी उसने बहुत सारी रसीदें काट तो दी, लेकिन उनका पैसा बैंक में जमा नहीं करवाया। तो ये इसके ऊपर ईडी लेवल की इंक्वायरी बैठ गई, और ये इंक्वायरी आज तक पूरी नहीं हुई। ये इंक्वायरी बैठ गई, जिसके बाद ग्रीनेस का खाता सील कर दिया गया। ग्रीनेस के खाते के पास एक लाइसेंस था, और उस लाइसेंस को बोलते हैं हम एफसीआरए के तहत एक लाइसेंस मिला था। इसका मतलब होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट। मतलब विदेशों से जो आप चंदा लेते हो, उसमें अगर चंदा 1 या 2 करोड़ से ज़्यादा का लेना है तो आपको एफसीआरए के तहत लाइसेंस लेना पड़ता है। और इस लाइसेंस को लेने के लिए आपके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरीज बैठती हैं, आईबी की रिपोर्ट लगती है। तो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के पास ये लाइसेंस था, तो भाजपा सरकार ने ये लाइसेंस दिया जो मेरी जानकारी में है। लेकिन 17 के अंदर ये खाता बंद हो गया, तो विदेशी कंट्रीब्यूशन बंद हो गया ऑनलाइन या 1 नंबर में। लेकिन विदेश से जितने लोगों से हम संपर्क साध पाए, उनका कहना है कि एफसीआरए होने के बावजूद जो संगत वहां की परमार्थ करती थी, वो पैसा भी कभी ग्रीनेस के खाते में डायरेक्ट नहीं आता था, वो पैसा हवाले के जरिए इंडिया पहुंचता था। मतलब हर देश के अंदर ऐसा सेटअप डेरे की मैनेजमेंट ने किया था कि वहां का जो परमार्थ का पैसा है वो ग्रीनेस के खाते में ना जाके हवाले के जरिए इंडिया आए। तो डेरा के हर देश में जहां जहां भी संगत है, ऐसे जब परमार्थ करती रही, पैसा भेजती रही, वहां ऐसे सेवादार सत्संगी एग्जिस्ट करते हैं जो हवाले से पैसा ट्रांजैक्शन करना अच्छे से जानते हैं। मैं आपको इस जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात। मतलब क्या है भी, अचानक से सभी विदेश के लोगों का यहाँ बुलाया जाना, तो क्या उन हवाला कारोबारियों को एक साथ बुलाया जा रहा है भी ये सारा नेटवर्क बंद कर दो हवाले वाला, कि सरकार बदल गई है? गौर से सुनिएगा और समझिएगा, आपसी बहस में मत पड़िए, ठीक है? कोई कमेंट करता करने दीजिए, आप सुनना चाहें तो सुने, वरना फालतू बहस ना करें, मेरे को भी डिस्ट्रैक्शन होती है। अब क्या है कि सारे विदेशियों को अचानक से बरनावा बुलाया जाए क्या, और जिम्मेवारों को 1 दिन पहले क्यों? क्या ये हवाले का कारोबार बंद करना है? और ये हवाला का पैसा अगर इंडिया आ रहा है और इंडिया से बाहर भी जा रहा है और दुबई जैसे देशों में जा रहा है,
और दुबई का मतलब अंडरवर्ल्ड माना जाता है, नशा माफिया माना जाता है इंडिया में। हम दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते हैं, नशा माफिया का किंग है वो। तो ये तमाम चीज़ें मानी जाती हैं। अब वापस से आ जाओ वहीं पे, क्या भाजपा हाईकमान को ये जानकारी है कि यूपी के अंदर हजूर पितई जैसा दिखने वाला शख्स नकली है या असली है? अगर प्रधानमंत्री के लेवल पे ये जानकारी है तो ये सारी मूवमेंट जो विदेशों से शुरू हुई है ये क्या करेगी? ये सबको एक साथ जेल भेज देगी। क्यों? इसका मतलब जितना भी नेक्सस है सबको उठा के जेल भेज दो। दूसरा, अगर ये जानकारी वहां पे नहीं है तो ये बुलावा अगर एडम ब्लॉक के लेवल का है तो ये सारे प्लान्स को या तो पैकअप करना है या फिर बचे 16 दिन के अंदर एग्जीक्यूट करना है। कुछ भी हो सकता है। तीसरा है कि क्या इन पब्लिक जो मास एनआरआई मूवमेंट हो रही अचानक से, क्या इसकी आड़ में कुछ ऐसे लोग भी ट्रैवल करेंगे बरनावा जिनको ट्रैवल नहीं करना चाहिए? कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप एडम ब्लॉक को किसी भी हद तक सोच सकते हो। अब आप समझ के देख लीजिए कहाँ है। ये प्लान नए होंगे, बचे हुए प्लान को एग्जीक्यूट करना है, या फिर जो प्लान अब तक पाप करे उन सबको समेटना है। हर स्टेज पे सबका प्लान खराब हो चुका है टोटली। जिसने हिंदूवाद का बनाया उसका भी, जिसने सिख ध्रुवीकरण का बनाया उसका भी। और इस सब में डर क्या बिठाया जा रहा है? भी पैरोल बंद हो जाएगी। तो रूहानियत कहाँ है इसमें? ये तो राजनीति हुई। तो क्या अब हमें गुरु के संदर्भ में कोई काम करना हो तो उसके लिए राजनीति सीखनी पड़ेगी, राजनीति में सक्रिय होना पड़ेगा? क्या गुरु हमारा राजनीति पे मोहताज है? और सोचिए, अगर इतना बड़ा नेटवर्क है और इस नेटवर्क की तार अगर गलती से किसी अंडरवर्ल्ड से वाकई में जुड़ती हुई तो सरकारी रिकॉर्ड में डेरा सच्चा सौदा एक आतंकवादी संगठन बन जाएगा। मैं आपको एक गंभीर बात कह रहा हूं, अगर वाकई में ये सारा हवाले का नेटवर्क, जिस हिसाब से हमारे को लोग अलग अलग फेसबुक आइडिया बना के जानकारी देते रहे, और वाकई में ये पैसा अंडरवर्ल्ड तक पहुंचता है, तो डेरा बैठे बिठाए एक आतंकवादी संगठन बन जाएगा। इसके मायने जानते हैं आप? जितने भी भंगीदास से लेके 45 मेंबर 85 और एडम ब्लॉक के हनीप्रीत तक सब देशद्रोही हो जाएंगे। जो पैसा ब्लैक में दिया गया, हम आपको बार बार क्यों कहते थे भी रसीद लेके रखो इस पैसे की। कुछ नहीं पता, आपको घंटा पता है भी एडम ब्लॉक के तार कहां तक जुड़े हैं। मैं आपको एक छोटे सा किस्सा बताता हूं। एक बार हजूर पिताजी ने गुरसर जाना था और राजस्थान बॉर्डर से उनका काफिला लौटा दिया गया था। सरकार थी अशोक गहलोत की, कांग्रेस की। पिताई जब वापस आए तो अगले दिन मजलिस में स्टेज से पिताई ने बोला, कहते भी हमें सब पता है ये तारें दुबई में कहां से हिलती हैं। पिताई ने नाम इस्तेमाल किया था दुबई का। हमें सब पता है भी ये तारें दुबई से कहां से हिलती हैं और कैसे काम चलता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आधिकारिक तौर पे नशे की खेती होती है और कहीं नहीं होती। तो दूसरा, राजस्थान भी एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ भी नशे की स्मगलिंग अच्छी खासी होती है। कई जगहों तो वहाँ पे पोस्ट के ठेके आधिकारिक तौर पे खुलते हैं, कानूनी तौर पे। मतलब जब पिताई ने ये बात बोली तो अगले दिन कुछ सरकारी अधिकारी माफ़ी मांगने आए डेरे कि हमारी मजबूरी थी जी, हमारे को ऐसे था वैसे था, बहाना बनाने लगे। पिताई ने फिर अगले दिन कहा भी हमें क्या पता नहीं है भी, अगर सरकार भी ऊपर से पॉलिटिशियंस का ऑर्डर है, अफसरों को, अफसर की क्या औकात है भी वो रोक दे। अगर पॉलिटिशियन का ऑर्डर, सरकार का ऑर्डर हो ना हो रोकने का, तो
मतलब ये बातें जब उस टाइम जिक्र हुई तो आप समझ लीजिए भी पिताजी ये बात इशारा कर रहे थे इस चीज की तरफ। अब ये परिस्थितियां यहाँ हैं कि 2 नंबर में पैसा खुलेआम नाम चर्चाओं में मांगा गया। संदीप बन्नू जैसे खड़े पैर 50-50 लाख रुपए, करोड़ करोड़ 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके नाम चर्चा से चल पड़ते थे। कितने 45 नंबर आपके पास आते होंगे। कल परसों भी आए, बड़ा सुना प्रसाद बांटा, पिताजी आए जी बरौल पे प्रसाद बांटो। इस बार क्यों नहीं पटाखे चलाए पैरोल पे आने के? इस बार क्यों नहीं लड़ियां लगाई पैरोल पे आने की? सिंपल सी बात है ना। सरकार को कहा गया भी इमरजेंसी पैरोल है जी, बाप की बरसी मनानी है। देखिए आपने डेरे के फेसबुक पेज पे ब्लड कैंप कौन सा लगा और कितने यूनिट ब्लड दान हुआ, लिखा गया था ना कि भाई ब्लड कैंप लगेगा, बड़ा कैंप लगेगा जी, पता नहीं हजारों यूनिट ब्लड डोनेट कर देंगे। जानकारी है कितने हजार यूनिट दिया? कहाँ है? बापू जी की बरसी तो खूनदान ही होता था और क्या होता था? परमार्थी दिवस था, कोई हुआ परमार्थी काम? बताओ मुझे, कहाँ वो कोई है रिकॉर्ड? अब हमने बोल दिया ब्लड बैंक में 4 बंदों को लटा के फोटो खींच के कल डाल देंगे, देखो जितने यूनिट हुआ। कौन सा हिसाब देना है? कौन सा किसी ने पूछना है? कौन सा कानूनी आंकड़ा है? ब्लड बैंक भी अपना, डोनर भी अपने, फोटो भी अपनी, कैमरामैन भी अपना, अखबार भी अपना। कौन सा किसी ने प्रूफ मांगना है या देना है? हो जाएगा। तो सब झूठ है ना, हर कुछ झूठ, सब कुछ झूठ पे टिका है। डेरा सच्चा सौदा खुली किताब है या झूठ की किताब है? फिलहाल तो झूठ की किताब है। अब क्या होगा? पैरोल बंद हो जाएगी तो किसका किसका कसूर? पैरोल बंद हो गई, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने बंद करा दी सरकार, फेथ वर्सेस वर्डिक्ट ने गिराई है या गिरेगी। हो सकता है कल बन जाए बीजेपी की सरकार, क्या पता। बहुत कुछ है, मतलब जब इतना सब कुछ चल रहा है तो ये भी हो सकता है, क्या पता चलता है, तो कल पता चलेगा। एग्जिट पोल जब बीजेपी के ऐसे हो सकते हैं तो कांग्रेस के भी हो सकते हैं। मतलब आपको समझना पड़ेगा ये सब कुछ। अब इस सब में थोड़े दिन पहले घटना हुई, हमने आपको कहा था पंजाब का एक सरकारी टीचर ग्रीनस की वर्दी पहन के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल तोड़ के नेशनल अवार्ड लेकर आता है। नेशनल अवार्ड मिलना उसकी काबिलियत हो सकती है, लेकिन ग्रीनस की वर्दी में जो प्रोटोकॉल तोड़ा गया वो उसकी काबिलियत का हिस्सा नहीं है। क्या वो प्रोटोकॉल तोड़ना बाकी सारे गैंग को या ग्रुपों को या संगठनों को यह एहसास करवाना था एडम ब्लॉक की तरफ से कि ये जो प्लान तुमने हमारे भरोसे एक्टिव किए हैं नकली वाले के उम्मीद में, इस सब में पीएमओ की सहमति है, इन सब में प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट की सहमति है? क्या है? हमने कहा ना भी वो कोई सिग्नल था, वो कोई इंडिकेशन था। क्या वाकई में ये वही सिग्नल था? और इस सब के बाद क्या कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस ये सब कुछ समेट देगी, डेरे को साफ सुथरा कर देगी। क्यों? परसों हमने मैं ये बताया ना भी, जब नेताओं का सबसे बड़ा खतरा ही ये है कि भाई ये चुनाव ना लड़ लें डेरा मुखी, तो फिर वो जेल से बाहर निकालेंगे ही क्यों? और अगर वो सबका ठीकरा पिताजी के सिर फोड़ दें तो तब क्या करेंगे? अगर ये सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, क्योंकि हमने तो भाई नीचे से लेके ऊपर तक सारी जगह अर्जियां दे दी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई, कोई वकील सुनने वाला नहीं था, खुद से बहस करने के लिए खड़े हो गए कोर्ट में, कोर्ट ने फिर भी नहीं सुनी। अब हो सकता है भैया कोर्ट के तौर तरीके अलग हो, हमें ना पता हूं, हमने तो अपने तरीके से जितने सीखे हमने बता दिया। 1000 पेज का चिट्ठा लिख के दिया था पूरा का पूरा, ये सब कुछ होता है डेरे में, नहीं सुनी। उनको लगता है हम बेवकूफ़ हैं, तो चल रहा है। हजारों लोग मर गए, किसी को परवाह नहीं, फिर भी हम बेवकूफ़ हैं भी। हजारों लोग गायब हो गए, मर गए, कोई मजाक है? लोगों को लगता है, जजों को लगता है भी हम फिल्म देख के आए हैं। भाई लोग जमीन से गायब हो गए, हत्याएं हो गई, उनकी डेड बॉडियां तक नहीं मिली, और आपके हिसाब से हम फिल्म देख रहे हैं। तो ये डेड बॉडियां फिल्मों में गायब हो रही हैं, ये तो रियल जिंदगी में गायब हो रही है। रियल जिंदगी में बंदे की हत्याएं हो रही हैं, इसको कौन कौन जस्टिफाई करेगा? एफआईआर तक नहीं लिखती पुलिस, बंदा गायब हो जाए। आप अगर इस इलाके में आओगे ना जहां हम रहते हैं, यहाँ बंदा गायब हो जाए पुलिस एफआईआर नहीं लिखती, लिखवाना ही नहीं जाता कोई। सबको पता है भी जो खड़ा होगा वही गायब हो जाएगा। सेंस है भी बंदा गायब हो गया मतलब एडम ब्लॉक ने मार के ईंट के भट्टे में फेंक दिया होगा, ये गली गली सबको पता है, कोई नहीं बोलता, लेकिन चल रहा है, क्या कर लोगे?
अब इस सब में आगे क्या होना है? ग्रीनेस को मैं क्यों कह रहा हूं? ग्रीनेस को बड़े तरीके से प्रस्तुत किया गया हर जगह, और हो सकता है ये जो खड्डा खोद के मजदूर बचाने की कवायद है इसमें भी यही सब चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी को बोरवेल से बचाया जाता है तो जब खड्डा खोदा जाता है तो उस खड्डे में साथ की साथ, पंजाबी में कहते हैं पड़ोले, और हिंदी में समझ लो एक सीमेंट वाले जैसे पाइप नहीं होते, वो पाइप डाले जाते हैं साथ साथ ताकि मिट्टी दोबारा अंदर ना गिर जाए। 3 दिन से लगे हुए हैं, उसमें कोई पाइप ही नहीं डाल रहा है। उनको लग रहा है 60 फुट का गड्ढा खोद के वैसे ही निकाल लेंगे बंदे को बाहर। लेकिन क्या है, अभी तो एक प्रॉपर टेक्निक है। आम घटनाएं हुई हैं, अभी बोरवेल में एक बच्चा गिर गया, प्रिंस गिरा था, आपको ध्यान हो, 3-4 दिन जीवित रहा था वो। मतलब बहुत कुछ है। ग्रीनेस का कोई प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ क्योंकि उसमें ग्रीनेस नहीं खड़ती थी, उसमें सतगुरु आप खड़ता था। तब सेवादारों को पता था भी हम नहीं काम कर रहे, हमारा मालिक कर रहा है। अब सेवादारों को अहंकार हो गया, अभी हम कर रहे हैं, हम ग्रीनेस है, तो मालिक ने अपना हाथ खींच लिया। जो डेरे में कभी लंगर थोड़ता नहीं था, कम नहीं होता, चाहे एक बोरी आटा पड़ा और हजारों संगत आ जाए तो भी लंगर कम नहीं होता था। डेरे का अपने आप में एक चमत्कारिक वैल्यू थी, लेकिन अब छूट जाता है। तो कहाँ चली गई ये रहमत? ग्रीनेस का प्रोजेक्ट आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपनी बताता हूँ। हम उत्तराखंड गए थे केदारनाथ, जब बाढ़ आई थी, मैं कैंटर में बैठा था, एक कैंटर में, रात का टाइम था, हम गुप्तकाशी पहुंचने वाले थे। मेरे आगे गाड़ी चल रही थी ब्लैक कलर की टवेरा, जिसमें संदीप अन्नू 45 मेंबर जा रहा था। वो गाड़ी चल रही थी आगे आगे, हमारा ट्रक था पीछे, करीब करीब 50 से 100 मीटर पीछे कह सकते हो। वो गाड़ी क्रॉस कर गई, अंधेरे का टाइम था, बरसात हो रही थी। हमारा ट्रक क्रॉस करता, इससे पहले उस गाड़ी और हमारे ट्रक के बीच की सड़क भूस्खलन में ऊपर से पहाड़ गिरा और रोड खत्म हो गई। हमने फटाफट ट्रक पीछे किया तो हमें रुकना पड़ा। हमारे ट्रक पे रात भर वहां पे हमला होने का खतरा मंडराता रहा। भी लोग आते रहे, करीब भी हमला होगा, क्योंकि पहले रास्ते में एक जगह ट्रकों को लूट के इरादे से घेर लिया गया था, लेकिन हमला नहीं हुआ। अगले दिन सुबह दिन चढ़ा, जेसीबी आई, साफ हुआ, हम गए। मैं तो डॉक्टर था, डॉक्टरों की टीम में गए थे हम, लेकिन शौक शौक में कैंटर में बैठ गया। वहां पे जब गए तो वहां जो सरकारी डॉक्टर हेलीकॉप्टर से आए थे, वो हमारे से पूछे कैसे आए हो? हमने कहा जिस रास्ते से। बोला हाईवे तो टूटे हुए हैं। हमने कहा कच्चे रास्तों से आए हैं। बोला तुम पहले आदमी हो जो कच्चे रास्तों से आए हो। हेलीकॉप्टर मांग लेते, हेलीकॉप्टर से आते। डॉक्टरों को तो हेलीकॉप्टर दे रहे हैं देहरादून से, एयरलिफ्ट कर लेंगे। वहां पे जो खतरे थे, जिस नदी के पास कोई लगता नहीं था, उस नदी के ऊपर 2-2 बल्लियां लगा के डॉक्टर आदमी, एक तो कमांडो हो, मजबूत हो, कोई फिटनेस वाला बंदा हो, थूलथले डॉक्टर मेरे जैसे, 2-2 बल्लियां लगा के उफड़ती नदी के ऊपर से चल जाते थे, क्रॉस कर जाते थे नदी। तब वो नदी पहाड़ से गिर रही है, अगर पैर फिसला तो मौत है, फिर भी क्रॉस कर जाते थे। मेरे ही यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी है डॉक्टरों की बल्लियों के ऊपर क्रॉस करते की। तो किसकी ताकत थी? आवाज करके दिखाओ, हो जाए तो क्रॉस। ऐसी ऐसी जगहों पे थे जहां पे ना पानी था ना कुछ था, लोग हमले करने को आते थे, कौन बचाता था? नेपाल गए, नेपाल की पुलिस ने घेर लिए थे, किसने बचाया? कोई जान पहचान नहीं थी वहां पे। सेवा करने गए थे, वो रिश्वत मांगने लगे, घेर लिया गया, किसने बचाया? आज कहां गई ग्रीनेस? आज क्यों नहीं है? रहमत उठ गई ना सारी, सब कुछ तो खत्म हो गया। ना डेरे के लंगर घर में रहमत है, ना ग्रीनेस की सेवा में रहमत। ग्रीनेस ने वो काम किए जहां 6-6 दिन भूकंप के मलबे में गिरे हुए लोग जिंदा बाहर निकाल लिए 6 दिन बाद, जिसको ना पानी मिला ना खाना मिला, तो भी जिंदा निकल गए। ग्रीनेस के जरिए शासत नाम हो गई थी। आज ग्रीनेस के प्रोजेक्ट कामयाब नहीं ना होते। मतलब सुनामी में देख लो, ओडोमॉस की क्रीम देके भेजा था पिताजी ने, ओडोमॉस की क्रीम। वहां पे लोगों को बीमारियां हुई, एक क्रीम सस्ती, शायद ओडोमॉस की थी, एक क्रीम भेजी थी कोई देके। वहां पे स्किन की बीमारियां बहुत हो गई जब सुनामी आया। कचाल आइलैंड निकोबार में किसी को कोई बीमारी थी स्किन की,
एक ही क्रीम थी, सबके लगाते ठीक हो जाती। कोई मतलब एक ही तरह की क्रीम हर एक बीमारी में काम कर रही थी। नाम किसका हो रहा था? यार शासत नाम वाली फोर्स आई है, कोई ग्रीनस वाली फोर्स आई है। शासत नाम ग्रीनस ही शासत नाम गूंज रहा था ना। वो सोचने लगे कि हमारी काबिलियत है। तो जब फतेहवीर बोरवेल में गिरा, यही हुआ ना, ग्रीनस अपनी काबिलियत दिखाने चल दी। आज भी यही हुआ, 3 दिन से जिस मजदूर को निकाल रहे हैं। सुना वहां पे अरदास होती कि मालिक से अरदास कर रहे हैं, नाम चर्चा कर रहे हैं, 2 भजन लगा रहे हैं, अरदास के साथ पिताजी लाज रखना, हम मजदूर को निकालने चले हैं, जिंदा बचना चाहिए, आपके नाम की लाज रखना। नहीं, लोगों को लगता है हम कुछ हैं, अपनी हस्ती बनाई तो गुरु ने अपनी हस्ती खींच ली। ग्रीनस क्या दिखाती थी लोगों को भी? इनके जरिए ईश्वर काम कर रहा है, सेवादार नहीं काम करता। सेवादार की क्या औकात है? ईश्वर की हस्ती है, वो सेवा भाव से गया है, अहंकार से नहीं गया। तो अहंकार कर लो, चाहे आप अहंकार में सोने बांटते फिरो, कुछ नहीं है, भक्ति भाव नहीं है। तो अब सिचुएशन वापस वहीं पे आ जाए, भी करोगे क्या? एक छोटा सा एग्जांपल आपको आज देता हूँ। हम सिरसा गए, आज लोगों से पूछा अलग अलग जगहों पे, पूछा भी। एक जगह में बैठा तो एक व्यक्ति था, उसको नहीं पता था भी मैं डेरा प्रेमी हूँ, लेकिन हमारा अच्छा मित्र है, अच्छा गाँव शहर का अच्छा व्यक्ति है, मेरा मित्र है पर व्यक्तिगत तौर पे। उसने मेरे से पूछा, कहता जी आप तो बेगू रोड पे रहते हो, डेरा फैक्टर कितना का काम करेगा इलेक्शन में? आप बताओ, डेरा फैक्टर कितना काम करेगा? मैं कहा जी कोई काम नहीं करेगा। मैंने उससे पूछा भी यार तुम्हारे हिसाब से भी कौन जीतेगा? मतलब कुछ पता नहीं। मैं कह रहा न्यूट्रल बताओ ना, मन क्या कहता है, जो शहर का हवा है। बोले जी शहर की हवा तो कांग्रेस के रूप में दिखती है। फिर चलते चलते चर्चा चल पड़ी, कहता जी सिरसा में नशा बहुत हो गया। मैंने कहा हो गया तो? कहता जी चीफ मिनिस्टर दबंग होना चाहिए, क्योंकि चर्चाएं ये चल रही हैं अभी शायद कुमारी शैलजा को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा नहीं, और सिरसा पे अशोक तंवर दोबारा चुनाव लड़ेगा सांसद का। तो कभी चीफ मिनिस्टर दबंग होना चाहिए, भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मैं कहा दीपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा तो क्या उससे सिरसा में नशा बिकना बंद हो जाएगा? कैसे बंद होगा? 40% पुलिसकर्मी भी नशा करते हैं, तो बंद कैसे होगा? बंद नहीं होगा, उल्टा नशा महंगा हो जाएगा। क्यों? हो सकता है सरकार ऑर्डर दे भी नशा नहीं बिकना चाहिए, तो ये नशा छुप के बिकने लगेगा, जो खुलेआम बिक रहा था। छुप के बिकेगा तो कम लोगों तक पहुंचेगा, डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो रेट बढ़ जाएगा। रेट बढ़ेगा तो नशेड़ी क्या करेंगे? चोरियां करना शुरू कर देंगे, वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देंगे, तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगी, बदमाशी बढ़ जाएगी, तो आए दिन झगड़ों की खबरें आने लगेंगी। ये सब चलेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर कांग्रेस आके नशा रोकना भी चाहेगी तो वारदातें बढ़ जाएंगी नशेड़ियों की, और बीजेपी आएगी तो वारदातें नहीं बढ़ेंगी लेकिन नशा बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वारदात से बचना है कि नशेड़ियों से बचना है, ये तय कर लो। दोनों में से एक ही बच सकता है, दोनों तो नहीं बचे, दोनों से तो नहीं बचोगे। नशेड़ी कम होने चाहिए या वारदातें कम होनी चाहिए, आप तय कर लो। ये तो विशियस सर्कल है, अंग्रेजी में भाषा आती है, चक्रव्यूह कह लो या विशियस सर्कल। तो ये अपने आप बढ़ता जाएगा। कुल मिला के कहाँ जाओगे? एक आदमी नशा, मैं उसके सामने सवाल रखा भी, यार एक आदमी नशा करता ही क्यों है? क्योंकि वो डिप्रेशन में दुखी या परेशान है, तो उसको लगता है भी नशा करूं शायद मेरा दुख दर्द गम दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए, थोड़ा उसका ध्यान हट जाए वहां से नशे में जाके। इसीलिए नशा करता ना भी, अपनी माइंड मेंटल स्टेटस को अल्टर्ड करना है कि उसका ध्यान उसमें रहे ना, कहीं और चल पड़े, शांत हो जाए। लेकिन नशा उसको फिर बढ़ा देता है, फिर वो दोबारा डोज लेता है। मैं कहा जितना हौसला उस समय उसको चाहिए कि वो नशा ना करे, हम ये मान लें भी रुपए में 10 पैसे अगर उस टाइम उसे कोई हौसला दे दे कि भाई नशा ना कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, तेरी ये दुख दर्द परेशानी दूर हो जाएगी, तो शायद वो नशा ना करे। लेकिन जब उसे नशे की लत लग गई, उसकी परेशानी इतनी बढ़ गई नशे की लत में भी, अगर उसकी परेशानियां दूर भी कर दो तो भी उसकी लत छुड़वाने के लिए उसको 10 की जगह अब
90 पैसे हौसला चाहिए, 9 गुना ज़्यादा। जब उसके पास 10 पैसे के 10% हौसला चाहिए था, जब तब उसको हौसला देने वाला कोई नहीं था, तो जब 90% हौसला चाहिए तो ये कौन देगा? आपको जी हमने सप्लायर पकड़ लिया नशे का। जिन लोगों ने नशा बेचा उन्हीं लोगों ने नशा बेच के पैसा कमाया और वही पैसा इलेक्शन में बांट दिया कि फिर से वोट दो, हमारे कैंडिडेट को जिताओ, फिर से नशा बेचेंगे। मतलब क्या है? अभी तुम्हारा जूता तुम्हारा ही सर, तो किससे उम्मीद कर रहे हो भी नशा बंद हो जाएगा? दूसरा, अब ये हौसला कौन से बाजार से मिलता है? कहां से आएगा ये हौसला नशेड़ियों को सुधारने का? मैं उससे सवाल रखा, उसके सामने भी बताना भी कौन देगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये हौसला दे देगा चिट्टे वालों को भी तुम्हारे घर की परेशानियां दूर हो जाएंगी, मैं सीएम बन गया हूं? मैं कभी चिट्टा जो नशे करते हैं, नशे में जिनके बुरे हालात है, कभी उनके घर में कोई मंत्री जाता देखा है? कोई विधायक जाता देखा है? भी आज ये विधायक फलाने बंदे के घर में आया है कि चिट्टे से परेशान है, दुखी है, भी इसका नशा छुड़वाना है? सुना है कभी आपने कोई प्रत्याशी, चुनाव प्रत्याशी नशेड़ियों के घर में जाके उनको सांत्वना दे रहा हो कि तुम्हारे बच्चे का नशा मैं छुड़वाऊंगा? नहीं ना मिलेगा कभी, बिल्कुल रेयर कोई मिल जाए, वरना मिलेगा ही नहीं। जब नशा चुनाव का मुद्दा है तो फिर नशेड़ियों के पास कोई गया कि भी नशा छोड़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे साथ खड़ेंगे, तुम्हारा नशा छुड़वाएंगे, बेटर इलाज कराएंगे? नहीं ना कोई। किसकी प्रायोरिटी है नशा छोड़ना? आज सप्लायर पकड़ के रोक भी दोगे तो अगर कल को तुम्हें ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तुम्हारे ऊपर ही माफिया आके बोलेगा भैया पैसा चाहिए तो नशा बेचो। जितना आदमी शरीफ होगा और मजबूर होगा वही नशा बेचेगा सबसे पहले। तो फिर नशा छूटेगा कैसे? समाज में नशा कम कैसे होगा? अगर धंधा किसका चल रहा है? नशेड़ियों के दम पे धंधा पुलिस का भी चल रहा है, कोर्टों का भी चल रहा है, अधिकारियों का भी चल रहा है, नेताओं का भी चल रहा है, सरकार का भी चल रहा है। सबको फायदा है। नशेड़ी को नशा मिल रहा है, सबको पैसा मिल रहा है, सबके धंधे चल रहे हैं, कोर्टों में केस आ रहे हैं, जेलें भरी हुई हैं, सबका बिजनेस चल रहा है, चुनाव में मुद्दा भी मिल जा रहा है। माफिया को कोई तोड़ नहीं सकता। माफिया जो पैसा कमा रहा है उस पैसे को वो नेता को देख के वोट खरीद रहा है। अभी तू मेरे से पैसे ले ले, वोट खरीद, फिर तू बैठेगा, तेरी सत्ता में हम नशा बेच लेंगे। तो इसमें तोड़ खत्म कैसे होगा? ये खत्म का तो एक ही तरीका है कि अगर नशा खरीदने वाला नशा खरीदे ही ना, और वो नशा क्यों नहीं खरीदेगा? तो बात फिर घूम के वहीं आ जाती है, भी हौसला देगा कौन इस नशे को छोड़ने का? वो परेशान हो गया व्यक्ति, बुद्धिजीवी था, वो कहता जी ये तो बड़ी विकट समस्या है, ये नशा रुकेगा कैसे? मैं कहा इस नशे को रोकेगा डेरा। इस नशे को रोकने के लिए डेरा ने बीड़ा उठाया। तो डेरा के प्रमुख ने कहा भी मेरे को, हमारे इस डेरे को मस्ताना जी महाराज, शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने आशीर्वाद बख्शा है कि ऐसा ही नशेड़ी हो 7 दिन हमारे पास लगाए नशा छूट जाता है। आप हिम्मत करो, मालिक आपके साथ है, आपको ईश्वर का नाम देंगे, आपको हौसला आएगा अपनी परेशानियों से, दुखों से लड़ने का। तो लोग आए, लोगों ने नशा छोड़ना शुरू कर दिया। किस किस का धंधा बंद हो गया इससे? सबके धंधे बंद हो गए। तो क्या हुआ? अभी प्रपंच रचा गया, लोकल पुलिस से लेके प्रधानमंत्री तक, भैया इस बंदे को सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दो समाज का। सबने मिलके एक सुर में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को, हजूर पिताजी को, समाज का सबसे बड़ा अपराधी घोषित कर दिया। और डेरे के प्रबंधक नशा बेचने पे लग गए कि तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें कौन सा अध्यात्म चाहिए, तुम्हें भी तो पैसा ही चाहिए। तुम डेरे में संगत को ठग रहे थे, हम तुम्हें माफिया का पैसा देते हैं, लोगों को नशा बेचो। माफिया से संबंध बन के डेरा ही नशा बेचने लगा, नशा बेचने वालों को संरक्षण देने लगा। जो उनका पैसा खा गया उनको मार दिया। डेरे के ब्रह्मचारी कहने को साधु थे, लेकिन जिस नशे को रोकने के लिए डेरे का सबसे पहला नियम बना शराब का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना, वो सारा सामान ही डेरे से बिक रहा है। मैं उसके सामने सवाल रखा भी तेरे बिजनेस में तेरे नौकर अगर नशा बेचने लगे और पुलिस तेरे को उठा के ले जाए, भी वो सारे कहें भी ये बंदा नशा बेच रहा जी, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और सारे कहें भी तेरे को तो झाल जेल में, बाकी तेरे पीछे से डडल्ले से नशा बेचें और तेरे को जेल में रोटी पानी दे आया करें, बस खुश हैं, सारे खुश हैं, नशा बेचने वाला भी,
भी तुम भी खुश है, वर्कर भी खुश, सारे खुश, तो फिर रोकेगा कौन नशा? मैं कहा जिसके घर में नशे से बुरा हाल है उससे जाके पूछ। नशा ऐसे ही नहीं छूटता, हौसला बाजार में नहीं बिकता, कोई नहीं देता, और ये एक दिन का नहीं है, उसको लगातार चाहिए। तो जब उसको नाम मिल जाता है, जब वो नशा छोड़ जाता है, तो डेरे की संगत उसे एक परिवार के रूप में अपनाती है, चाहे वो किसी जात बिरादरी का हो। उसको परिवार मिलता है, हौसला देने वाले लोग मिलते हैं, लगातार वो नाम चर्चाओं में आता है, संपर्क बनता है, तब जाके वो मुख्य धारा में वापस शामिल होता है। तब ये खत्म हो गया, डेरे का नेटवर्क खुद नशा बेचने लगा। पर अब तुम ये कहो भी यार सिरसा में नशा बढ़ गया, तो भैया तुमने ही तो जेल भिजवा दिया ना, फिर किसको चाहिए, किसकी जरूरत है? समाज की जरूरत है ना डेरा मुखी, लेकिन समाज को डेरे की मैनेजमेंट चाहिए, डेरा मुखी नहीं ना चाहिए कि मैनेजमेंट नशा बेचती है, पैसा कमा के देती है नशा तस्करों को या नशा माफिया को। तो अब होगा क्या? अब उसका रेट बढ़ जाएगा, बंद नहीं होगा। जो काम 100 रुपए में हो रहा था वो 150 में होने लगेगा, जो 150 में रहा वो 200 में। क्या कांग्रेस समस्या सुलझाएगी या समस्या को हल करने, मतलब समस्या में रिलीफ का रेट बढ़वा देगी? ये तो वक्त बताएगा। तो आपको अब समझना है कि किस तरीके से ये सारा धंधा चलेगा। अब पैरोल होगी तो उसके मायने क्या होंगे, नहीं होगी तो सख्ताई किस रूप में होगी? क्या डेरे की मैनेजमेंट पे कोई कार्रवाई होने जा रही है? क्या विदेशियों से लोगों का बुलाना खामखा है? बहुत कुछ उलटफेर चल रहा है, सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, क्योंकि सबको क्या है, सबको अपने अपने सबजबाग दिखाए गए। मान लो राकेश जिड़वा ने हनीप्रीत को चेहरा बनाया, काम सारा खुद किया, भैया हनीप्रीत कंट्रोलर है। नीचे मान लो इकबाल जैसे लोग थे जो सेवा समिति वाले, उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा किया कि भैया मेरे हाथ में हनीप्रीत की कमांड है और राकेश जिड़वा को भी मैं ही देखता हूँ। सीपी अरोड़ा ने अपने जैसा अपना बिजनेस खड़ा कर लिया, सतपाल पांडे जैसों ने अपने धंधे चला लिए, आदित्य अरोड़ा अपने लेवल पर फरार है, बबलू जैसों ने सट्टे लगाने शुरू कर दिए, जुए खेलने शुरू कर दिए, PR9 ने अपना घर संवारना शुरू कर दिया, अपने बच्चों को करोड़पति बना दिया, जमीनें खरीद ली, अरबोपति बन गए, ऐश प्रस्ती सब चला, सब कुछ हुआ। उसके बाद सबने सबजबाग दिखाया, हाँ प्लान तो अपने हाथ में ही है। कौन बताता है कि प्लान किसी और का है? सब अपनी ताकत, जैसे होता ना भाई दूसरों के स्टंट अपने बना बना के बताने, वैसे ही तो किया सबने। तो सबने ये किया और कल इलेक्शन का रिजल्ट है, क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। तो मेरे को लगता है समय ज़्यादा हो गया है, तो कल कोशिश करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कल लाइव करें, तो बहन वीरपाल कौर को कल लाइव पे लेंगे हम, शायद पंजाबी भाषी लोग समझ पाएँ, और उम्मीद है शायद मेरी भाषा समझ आ गई होगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट था आज की सिचुएशन में। तो आपके जो रिश्तेदार जो भोले भाले सत्संगी आम है, जिनका इस पैसे की लेन देन में, हवाले के कारोबार में कोई लेना देना नहीं, पागल बनो आओ बरनावा कुछ नहीं होगा। असल में मामला कुछ और ही है, आपके सामने किसी और रूप में है। क्या सरकार वाकई में सारे समस्या को समेटने की तैयारी में है या इसको नया रूप देने की तैयारी में है? कांग्रेस इसमें किस हद तक भागीदार होगी या इसको खत्म करने की दिशा में काम करेगी? कुछ नहीं पता। क्या इस सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग झुकाएगी जो अब तक भाजपा ने अपने अकॉर्डिंग झुका रखा था? कोई पता नहीं है। कि सबको कुर्सी चाहिए और कुर्सी किसी भी कीमत पे चाहिए। किसी ने अपने असूलों पे कुर्सी को लात नहीं मारी आज तक कि भैया मेरे असूल हैं, मैं कुर्सी को लात नहीं मारूंगा, चाहे छोटी से लेके बड़ी कुर्सी होगी। सबको चाहिए। जब तक कुर्सी नहीं है तब तक वैल्यू नहीं है। आज मनोहर लाल खट्टर CM नहीं है, जब CM नहीं है तो कौन उससे मिलने जा रहा है, मेरा काम करा दो? वो CM की पोस्ट पे तो हजारों लोग जाते थे उसके पास, आज कौन जाता है? उसके अपने लिहाजी थोड़े बहुत होंगे जो चले जाएंगे, लेकिन जनता नहीं जा जाती। सलाम कुर्सी को है, बंदे को नहीं है, बंदे के असूल ही नहीं है।
होते तो फिर वो सत्ता से हटे ही क्यों? अगर असूल वाला बंदा सत्ता में आ जाए और ईमानदारी से काम करे, फिर सत्ता से हटे ही क्यों? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। अभी अगले 16 दिन जो बचे हैं पैरोल के, इसमें क्या कुछ होगा आप गंभीरता से देखते रहें। आपके ब्लॉकों में क्या क्या चल रहा है, आप उस पर निगाह रखें। क्या किस रूप में सामने आएगा पता नहीं। और विदेशों से जो लोग आ रहे हैं, जो जानकारियां उनके पास से आपको मिलें, अगर आपके संपर्क में जितने भी विदेशी लोग हैं, विदेशी का मतलब जो NRIs हैं, आपके रिश्तेदार जानकार जो विदेश में रहते हैं, तो कितने भी लोग हों, उन सब से जानकारी जुटाओ भी बरनावा में चल क्या रहा है, और कोशिश करो उसे सार्वजनिक करो। या हमें बता दो, हम कर देंगे, अपने तरीके से कर देंगे। अगर आप चाहोगे भी आपकी जानकारी ना आए, या हम अपने तरीके से कर देंगे, लेकिन जानकारी जुटाओ। इसलिए क्योंकि अगर सरकार वाकई में कार्रवाई की तैयारी में है, तो भंगीदास से लेके डेरा प्रबंधक और हजूर पिताई तक को वो देशद्रोही बना देगी। और ऐसे में सच आप ही को सामने लाना है। सरकार का क्या जी, अफसर को प्रमोशन चाहिए, सतीश डागर ने मरवा दिए ना लोग अपने पैसे के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए। कितने लोग मर गए? अरमानदीप था, आप तड़प तड़प के मर गया, मरवा दिए ना। एक जज को सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी चाहिए थी, लाखों लाशों के ऊपर पैर रख के निकल गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट की कुर्सी के ऊपर पहुंच गया ना, कल को चीफ जस्टिस भी बन जाएगा। यही दुनिया है। हो सकता है अब सरकार में कोई नया अफसर आया, उसको ज़्यादा प्रमोशन चाहिए हो या अलग पैसा चाहिए हो, वो नए लेवल पे कार्रवाई बिठाए। दीन ईमान किसका है? दूसरों का दुख किसी को नहीं दिखता जब तक अपने ऊपर नहीं आता। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में एक घटना हुई अमृतसर में, एक जज के गनमैन की किसी ने बंदूक छीन ली और खुद को गोली मार ली, मर गया। हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होती है इस मसले पे, और हाई कोर्ट ये बात बोलती है अभी पंजाब पुलिस जजों को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। एक पंजाब पुलिस के कर्मचारी की बंदूक लेकर किसी ने आत्महत्या कर ली, इसमें जज की सुरक्षा में सेंध कहां लगी? जज को तो कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट क्या बोल रही है? जज को सुरक्षा देने में पंजाब पुलिस सक्षम नहीं है। पंजाब पुलिस में ऐसे हजारों लोग हैं जो लोग इसलिए मारे गए क्योंकि वो आतंकवादियों का सामना कर रहे थे। आतंकवादी उन्हीं के हथियार छीन लेते थे, उन्हीं के परिवार वालों को मार देते थे, उन्हीं के साथी कर्मचारियों को मार देते थे। हाई कोर्ट में उसको लेके कभी सुनवाई हुई है? वो भी तो उसी बंदूक से मरते थे ना पुलिस वाले की, तब भी तो किसी की सुरक्षा खतरे में आती थी। एक जज की सुरक्षा खतरे में आई नहीं, गनमैन की बंदूक को छीनने में कामयाब हो गया खुद को मारने के लिए, जज के ऊपर आंच नहीं आई, अटेम्प्ट भी नहीं हुआ। लेकिन क्या है, अब उस अगर ओवरऑल देखे किसका दुख किसे दिखता है? जिंदगी की कीमत वही समझता है जो जिंदगी दांव पे लगाता है। जब तक आपके इलाके के पुलिसकर्मी ने आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाई हो, तब तक वो जिंदगी की कीमत नहीं समझता। इसलिए जो बॉर्डर एरियाज की पुलिस होती है या फौजी होते हैं, उनको जिंदगी की वैल्यू आम नागरिकों से, आम पुलिस वालों से ज्यादा होती है, क्योंकि वो अपनी जान दांव पे लगाते रहते हैं। पंजाब के पुराने पुलिसकर्मी जिन्होंने आतंकवाद का दौर झेला है, उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई है, इसलिए उनको जिंदगी की कीमत पता है। जज को नहीं पता होती जिंदगी की कीमत, उसने कभी जान दांव पे नहीं लगाई, कलम चलाई है। तो किसी का दुख किसी को दिखता ही नहीं है, और हम सब ने एक दूसरे का दुख देखना बंद कर दिया है। और उस दुख को देखने में भी अपनी हस्ती साधनी है कि इसमें अगर हम किसी की मदद भी कर रहे हैं तो खुद की हस्ती कैसे बुनाएं, अगले का कुछ निकले ना निकले। जैसे वो मजदूर 3 दिन से निकला नहीं है, लेकिन मीडिया में ग्रीनएस के बंदों को बयान देने का पता है। क्यों भाई? हस्ती तो बनाओ ना भी हम कुछ कर रहे हैं। कामयाब हुए नहीं हुए बाद की चीज, अपनी हस्ती बनाओ, इंटरव्यू दो मीडिया में आके। ये तो नहीं बोला दिखा वहां पे कहीं फेसबुक पे लाइव, तो कोई भी संगत का बंदा कर सकता था ना कि देखो जी सात संगत मालिक के सामने अरदास कर रही है, मजदूर की जान बचे, उसकी जिंदगी के लिए प्रार्थना हो रही है। कहाँ है?
नहीं, अहंकार है, अभी ग्रीनेस बचाएगी, एनडीआरएफ नहीं बचा सकती। लेकिन कल रात को छोड़ के भाग गए भलाई कार्य। क्यों? मान लिया कि वो मर गया है मजदूर, मान लिया तभी छोड़ गए ना। तो रात भर सेवादार लग सकते थे। लड़ाई किसकी है? हस्ती की हो गई ना, सेवा नहीं ना रही, मालिक की हस्ती नहीं, अपनी हस्ती हो गई। अब यही चल रहा है। तो आप इस सिचुएशन को समझो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या होगा। परिस्थितियां आपके सामने हैं, किसको दोष दोगे? तद्दा दोष न काहू दीजे, दोष कर्मा अपने आप। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। कल एक अंकल थे, उनमें से पूछा क्या जी कब हल होगा ये मसला? ये तो कभी हल ही नहीं होगा। कभी भी जिस हिसाब से आप बता रहे हो, इस हिसाब से तो कभी हल ही नहीं होगा। मैं कहा अंकल जी कभी आपने यह एहसास किया भी आपका गुरु आपसे दूर क्यों हो गया? छोड़ दो बाकी सब दुनिया को, आपका गुरु तो आपका अपना था ना, आपकी अपने टर्म्स पे आपने उसे गुरु बनाया, आपने उससे आशिकी की, उससे प्रेम निभाना चाहा। तो आपके और आपके गुरु के प्रेम में कोई आ सकता था? जब सतगुरु बोलता है भी आपके और आपके गुरु के बीच में काल महाकाल तक नहीं आ सकता, एडम ब्लॉक की क्या औकात थी कि वो आ जाए? तो आपका आपके गुरु से प्रेम टूट गया, किस कारण? आपकी अपनी कमियों के कारण। गुरु में तो कोई कमी नहीं थी। तो क्या इन 7 सालों में आपने अपनी कमियों का आकलन किया या एडम ब्लॉक की कमियों का आकलन किया? वो हमारा संघर्ष है, सच्चाई सामने लाना, धर्म युद्ध, धर्म की लड़ाई है। हमें हमारा गुरु नहीं मिला, ये तो हमारी इंटरनल कमी है। अगर किसी नेता की सहायता से उसे बाहर आना है, फिर हमें नेतागिरी करनी चाहिए, हमें खुद नेता बन जाना चाहिए। अगर किसी जज की सहायता से उसे बाहर आना है तो हमें कानून सीखना चाहिए। अगर किसी पुलिस वाले की सहायता से बाहर आना है तो हमें पुलिस में भर्ती होना चाहिए। फिर इस सब में रूहानियत कहाँ है? हमें वकालत सीखनी चाहिए, हमें अपराध की दुनिया को समझना चाहिए। अध्यात्म कहाँ है? रूहानियत कहाँ है? हमारी रूहानियत ये कहती है, जो रूहानियत हमें समझाती है कि प्रेम हो गुरु का, गुरु उसके लिए ब्रह्मांड पलट सकता है अपने शिष्य के लिए। तो जो गुरु प्रेम का में ब्रह्मांड पलट सकता है, उसके वापस आने की उम्मीद कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से या भाजपा से लगाने के मायने क्या हैं? कुछ भी तो नहीं है। तो आप किस दिशा में सोच रहे हो भी क्या होगा क्या नहीं? तो आप इस सभी सिलसिलेवार तरीके से इन सारी चीजों को सोचो। समाज में बुराई करने वाला व्यक्ति या नशे करने वाला व्यक्ति, बुराई की लत लगा हुआ व्यक्ति, उसको हौसला चाहिए। दूसरे का दर्द कोई नहीं समझता। ग्रीनेस फोर्स का मतलब क्या था? अनजान लोगों के दर्द को समझो, जाके इसको कर्तव्य समझो। आपके पड़ोस में बिल्डिंग गिर गई या कोई नुकसान हो गया, किसी को दुख तकलीफ है, आपको कोई बुलाने ना आए, आपको खुद पता होना चाहिए भी तकलीफ है तो मेरी ड्यूटी बनती है, मुझे जाना है, चाहे वो कोई भी है। जब आप दूसरों के दुख दर्द में शामिल होना अपने आप शुरू कर दोगे, ये आपकी ड्यूटी बाउंड हो जाएगी। इसलिए तो ग्रीनेस बनाई गई थी कि आप दूसरे के दुख दर्द में ड्यूटी बाउंड हो गए। इस फोर्स में आपने एफिडेविट लिख के दे दिया कि आप बाउंड हो, दूसरे के दुख दर्द में शामिल हो गए। आज नहीं ना समझता। एक पंजाब पुलिस का कर्मचारी, उसकी बंदूक छिन गई, वो अपनी बंदूक नहीं संभाल पाया, कोई भी कारण रहा होगा, सामने वाला ट्रेंड हो गया, उसे अंदाजा नहीं होगा कि गुरुद्वारे के बाहर ये घटना हो सकती है, और वो जज को बचाए या अपनी बंदूक बचाए। लेकिन उठा के सवाल उठा दिया कि पूरी की पूरी पंजाब पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती जज को। एक कर्मचारी की बंदूक छिन गई। एक गनमैन एक वीआईपी के लिए उसके अपने सगे बेटे से भी बढ़ के होता है। क्यों? क्योंकि उस पे चलने वाली गोली पहले गनमैन खाएगा। आपका बेटा नहीं खड़ेगा गोली खाने के लिए, वहां पे वीआईपी का बेटा, वहां पे गनमैन खड़ता है। इसलिए एक वीआईपी अपने गनमैन को अपने बच्चे से ज्यादा पूछता है कि भैया मेरे पे चलने वाली गोली ये खाएगा, तो इसका ख्याल ज्यादा रखना है, अपने बच्चे का कम रखना है। ये होता है गनमैन। तो मतलब मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पंजाब पुलिस से हमदर्दी आ गई है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि दूसरे का दुख
कोई समझना नहीं चाहता, अगर समझ भी रहा है उसमें भी अपना स्वार्थ साध रहा है कि भाई देखो मैं दूसरे का दुख समझ रहा हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा समाज सेवी हूं, इसलिए मैं समझ रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए, चंदा दो कि मैं पैसा खर्चूंगा आपकी तरफ से। तो इस कॉन्सेप्ट पे है समाज भलाई भी। लेकिन ग्रीनेस इस कॉन्सेप्ट पे नहीं थे, वो अपने खर्चे पे जाती थी, चंदा नहीं मांगती थी। संगत देती थी तो किसी की हस्ती नहीं बनती थी कि इसने ग्रीनेस में 4 करोड़ दिया है तो इसको स्पेशल इनाम मिलेगा। वो सबका साझा खाता था, उसमें सब कुछ गुप्त था भी। ऐसा नहीं भी किसी की हस्ती बनाई जाती थी, या किसी का पैसा स्पेशल कह के भैया ये बड़ा दानी आ गया जी, महादानी है, ग्रीनेस में मोटा पैसा दे रहा है। तो ये सब है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है भी। हम डेरा में आए थे तो क्यों, रूहानियत कहाँ, कैसे। पिछली बार मैंने आपसे कहा था अभी हम अगले लाइव में फिल्मों को लेके बात करेंगे, तो मुझे लगता है ये टॉपिक हमारा अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10 तारीख तक, तो फिल्मों को लेकर हम फिर कभी बात करेंगे। तो बात कंक्लूड यही करते हैं कि जो गतिविधियां आप चल रही हैं, आपके पास चारा क्या है, वेट एंड वॉच, बैठ के तमाशा देखने के लिए। सोच के देखिए, इस परिस्थिति में तमाशा देखने के अलावा चारा क्या है। कुछ कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, उठाएंगे तो क्या, किसको जाके बताएंगे जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको बोले भैया कुछ नहीं होगा। आप बताओ भी जी, हजारों लोग मर गए हैं, बोला कहाँ फिल्म देख के आया, बकवास है। चलो जी, लोग गायब हो गए, मर गए, और मर सकते हैं, आप कह रहे हो फिल्म देख के आए। नहीं सुनना चाहता कोई, फिर किसको सुनाओगे। मारने वाली सरकार है, जिसने सुनना है वो कहता है फिल्म देख के आए हो, किसको सुनाओगे। पुलिस ने किससे चलना, कोर्ट के ऑर्डर से या सरकार से। सरकार के ऑर्डर पे वो हमारे को मार रही है, कोर्ट सुनना नहीं चाहती, तो कहां जाओगे बैठ के, किसको सुनाओगे। जिसको सुनानी थी वो जेल में बैठ गया जाके, उसके साथ प्रेम निभा नहीं पाए। तमाशा देखने के अलावा बचा क्या है हमारे पास। यही है ना सिचुएशन। तो इस 7 साल में किया क्या। खैर सोचिए, बैठिए, विचार कीजिए, कुछ रिजल्ट निकले तो बताइएगा जरूर। आपके मन में कोई ख्याल उठे, सिमरन कीजिए, ईश्वर से सच्चाई से पूछिए। तो हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरण में नारा लगाते हैं, नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। और हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो अपने सतगुरु, अपने गुरु से किसी भी तरह से, किसी भी युग में, किसी भी समय पे जो अपने सतगुरु, अपने मुर्शिद से ओढ़ निभा गए। मालिक उनको अपनी गोद में पहले से जो स्थान दिया उसे ऊंचा स्थान प्रदान करे। इस उम्मीद के साथ, इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।